हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन 8th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के कारण पढ़ा है कि अगर हमें क्यू पॉइंट चार्ज दिया हो तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कितना लिखते थे हम, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे अगर हमें कोई चार्ज बॉडी दे दी जाए। और चार्ज बॉडी भी कैसी, जिस पर चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे आपको कोई रिंग दे दी जाए, कोई डिस्क दे दी जाए, कोई लाइन चार्ज दे दिया जाए, ठीक है। यानी कि अब पॉइंट चार्ज नहीं मिल रहा है बल्कि चार्ज बॉडी मिल रही है। अब सोचने की बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के कारण है। बॉडीज के कारण अभी तक कोई भी डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से कैसे हम लोग चार्ज बॉडीज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि कोई हमारे पास चार्ज बॉडी है, मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, अब इसके कारण मुझे इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जबकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा। तो इसके अंदर हम लोग पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये समझेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जिस पर होगा चार्ज बॉडी पर, अगर वैसी बॉडी कोई दी जाती है तो आप उससे इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले तो देखिए कॉन्टिन्यूसली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे कैसे होता है। ये तीन तरीके से होता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो तीन तरीके से होता है, लेंथ वाइज हो या सरफेस वाइज हो या वॉल्यूम वाइज हो। तो बारी बारी से देखते हैं। देखिए जब लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे मान लीजिए कोई रोड ले लिया, उस पर आपने लेंथ वाइज चार्ज, ठीक है, डाल दिया, तो वो उसकी लेंथ वाइज है। रिंग ले ली, कोई रिंग टाइप कंडक्टर ले लिया, राइट, तो उसकी लेंथ पर पूरा चार्ज डाल दिया, राइट। तो आपका जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये कैसे निकाली जाती है, ये निकाला जाता है टोटल चार्ज जितना उस बॉडी पर चार्ज है डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। इसे हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें रिंग दी है कोई, ठीक है, ये कोई रिंग दी हुई है, इसका रेडियस r है, ठीक है। तो ये रिंग दी हुई है हमें, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है जिसे हमने यूजुअली लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां मैं लैम्डा लिख भी देता हूं, ठीक है। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इस रिंग पर चार्ज मान लेते Q, तो ये हो गया Q अपॉन 2 पाई r। लेंथ कितनी हो गई रिंग की, 2 पाई r, ठीक है, सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज अपन लेंथ कर देंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं। आप कोई शीट ले लीजिए, कंडक्टिंग स्फेयर ले लीजिए, स्फेयर का, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस एरिया जो होगा आपका उसके, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। वो अंदर से तो खाली होगा, तो उसका जो सरफेस एरिया है उस पर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसको चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर दिया हमें, तो इस पर Q चार्ज मान लेते हैं, रेडियस R, चार्ज कैपिटल Q, तो सिग्मा हो जाएगा इसके लिए कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैपिटल Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया,
ठीक है। तो स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है हम लोगों को, राइट। तो ये आपका हमारा हो गया, ठीक है। अगर हमें कोई कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम में ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसमें हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए वो रो का सिंबल यूज करते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉलिड। कैसा चाहिए हमें, सॉलिड। जैसे सॉलिड स्फीयर ले लो आप, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये कोई सॉलिड स्फीयर ले लिया मैंने, आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, एक सॉलिड स्फीयर मैंने, ठीक है। तो आप देखिए मैंने यहां पर क्या किया, रो इक्वल्स टू, इस पर चार्ज क्यू मान लेते हैं, क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया इसका 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब लीजिए। तो चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, चार्ज को एरिया से डिवाइड किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, चार्ज को लेंथ से डिवाइड किया तो कौन सी डेंसिटी आएगी आपकी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब हो सकता है कि वो बॉडी बदल दे, कोई और बॉडी ले ले, तो आपको इसका ध्यान रखना है जो बॉडी लिया उसका लेंथ, उसका एरिया या उसका वॉल्यूम लेना है आपको, ठीक है। तो तीन तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक लेंथ वाइज, सरफेस वाइज, वॉल्यूम वाइज, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपने, राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आज करेंगे, एक हमें रिंग दी हुई है, एक रिंग टाइप कंडक्टर दिया हुआ है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन में हम लोग इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी भी निकालते हैं। तो मैंने चार्ज और चार्ज डेंसिटी का रिलेशन बताया कैसे निकालना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग रिंग का टोटल चार्ज लेंगे, यानी कि यहाँ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दी हुई है, जिसमें चार्ज का यूनिफॉर्मली आपका रिंग जो है वो चार्ज है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, और कहां निकालेंगे, इसकी एक्सिस पर। अब पहले तो देखिए रिंग, ये मैं यहां पे रिंग बना दे रहा हूं पहले, क्लियर, ठीक है। तो अब रिंग आपकी एक बॉडी है, चार्ज बॉडी, इसमें चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लो Q है, ठीक है, और इसका रेडियस ये हो गया R, राइट। R ले लो या A ले लो, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, इसका सेंटर हो गया। तो पहले ये जो बोर्ड पे रिंग बनी है, मैं इसको बता दूं आपको ये किस तरीके से बनी है। देखिए रिंग कुछ ऐसी होगी, इन पे मत जाइए, इस पे देखिए रिंग ऐसे होगी। तो ये रिंग की एक्सिस है, ये देख रहे हैं। तो ये जो बोर्ड पे बनी हुई है ना, ये ऐसे नहीं बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, यानी कि इस तरीके से रखी हुई है रिंग, ये इस तरीके से। तो आधी रिंग ऐसे है और आधी बोर्ड के पीछे है। तो मैं बात करूं तो रिंग ऐसे रखी हुई है, ये जो आपको सामने से दिखाई दे रही है इस तरीके से, ठीक है, यूं। तो ये आपको देखने में ऐसे दिख रही है सामने की तरफ, जबकि ऐसे नहीं है, ये ऐसे है रिंग, ठीक है। और ये इसकी एक्सिस पर, इसके सेंटर से जो जा रही है एक्सिस, इस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक है, इसको यहां बना देते हैं। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हमने तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ा ही नहीं है जिससे चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, कोई भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो इसमें करते क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए जब भी कोई कॉन्टिन्यूस चार्ज वाली बॉडी दी होती है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए ये आपने एलिमेंट लिया, उसका चार्ज है dq, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल लिया है।
अब ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है ना, ये काम करेगा पॉइंट चार्ज का। ये किसका काम करेगा? पॉइंट चार्ज का। ठीक है, दोबारा से सुनिए, कोई भी आपको एक चार्ज बॉडी दी होगी, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जिस पे चार्ज, तो जो वो चार्ज बॉडी दी होगी आपको क्या करना है, उस पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेना है, चार्ज एलिमेंट। ठीक है, वो चार्ज एलिमेंट आपका पॉइंट चार्ज का काम करेगा। फिर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप उस पॉइंट पर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। जैसे हमने माना ये डी आ गया, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, उसके लिए आप इसका वेक्टोरियली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, जितने ऐसे एलिमेंट पॉसिबल हैं इस बॉडी में, जितने भी एलिमेंट पॉसिबल है, इंटीग्रेशन से उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करेगा, उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देगा। ठीक है, तो जब उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेगा, और कैसे जोड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टोरियली जोड़ेगा। मैंने यहां वेक्टर लगा रखा है ना। ठीक है, तो ऐसे जितने एलिमेंट इस रिंग में, मतलब ये जो भी चार्ज बॉडी है, नॉट रिंग, ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे चार्ज, तो इस बॉडी पर जितने ऐसे एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी को इन छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, तो उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट पी मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए? दोबारा से सुनिए, ऐसे जितने एलिमेंट इस चार्ज बॉडी में पॉसिबल हैं, ठीक है, उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, निकाल कर इस पॉइंट पे उसको वेक्टोरियली सम करना है। ऐसे ही करते थे हम पॉइंट चार्जेस में, जैसे इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसके कारण फील्ड निकाला और दोनों का वेक्टर सम कर दिया। तो यहां भी यही कर रहे हैं हम लोग कि यहां पर जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं, जिससे चार्ज बॉडी को, पूरी बॉडी को हमने इन एलिमेंट्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो हर एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और वेक्टोरियली सम करो। पर ये एलिमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल है। ठीक है, इसीलिए हमने इसका चार्ज भी dq से लिखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड de से दिखाया है। ठीक है, तो यहां पर हम वेक्टर मेथड ना यूज करके हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन के सिंबल से क्या होता है कि अगर मैं इसके फील्ड को निकाल लूं यहां पर और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूं, जो भी इंटीग्रेशन की टेक्निक हमने सीखी हुई है, ठीक है, और इस पे वेक्टर लगा रहने देता हूं अभी। ठीक है, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो हर एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा अपने आप इंटीग्रेशन में। ठीक है, यानी कि सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगा के समझते हैं कि क्या करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हम इसको बताते हैं, उससे वो चीज यहां पर बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां पर रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dq चार्ज का। इस रिंग का टोटल चार्ज है q, और मैंने एक स्मॉल एलिमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया dq, जो काम करेगा पॉइंट चार्ज का, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, बाकी तो हमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके कारण अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बिल्कुल वैसे निकालना है जैसे पॉइंट चार्ज से निकालते थे। अब तो ये पॉइंट चार्ज हो गया ना, तो आप इसको यहां से यहां तक कैसे जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन से क्यों जोड़ेंगे, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से, इस चार्ज से इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ये मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर। ठीक है, अवे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे, इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब देखिए यहां पर, अब मैं, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो जब मैं यहां पर एक एलिमेंट लेता हूं तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे ये रिंग है, ठीक है, अगर इसके यहां पर एक एलिमेंट है तो इसके डायमेट्रिकली यहां पर एक एलिमेंट होगा। मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखिए ये कोई रिंग है, एक एलिमेंट यहां लिया तो इसके डायमीटर के अलोंग चलते जाओ, एक एलिमेंट यहां होगा। आपने यहां एक एलिमेंट लिया तो इसके डायमीटर के अलोंग चलते जाओ, एक एलिमेंट यहां एग्जिस्ट करेगा।
तो हर एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट होगा, ये समझ लो। रिंग में सिमेट्रिकल होती है ना रिंग, तो यहां पर एलिमेंट लोगे तो यहां होगा, ठीक है, यहां लोगे तो यहां होगा, ठीक है, समझ गए। तो हर एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब सवाल आएगा हम इसको क्यों ले रहे हैं। देखो यहां हमें इनको वेक्टोरियली जब इंटीग्रेट करते तो वेक्टर इंटीग्रेशन होता, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर हमें सिमेट्रिकल फिगर दिया हो हो सकता है हमें वेक्टर्स के साइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पहले ही कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसके कारण, यानी कि जो एक एलिमेंट मैंने यहां लिया, ठीक है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ये एलिमेंट है, अब मैं इसके कारण यहां पे फील्ड निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ऐसे। और कितना होगा भाई ये फील्ड, सेम। क्यों सेम, देखो ये डिस्टेंस x है, ये a है, ये जो रेडियस दी हमने ये a दिया आपको रिंग की, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं यहां लिख देता हूं रेडियस कितनी दी हमने यहां पर a, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये सेंटर हो गया O। अब ये देखिए यहां पर ये x ये a, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये कितना हो गया, √x² प्लस a²। ये x, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी क्या बन गया, √x² प्लस a²। तो देखो यहाँ पे d कितना हो जाएगा, जरा देखें, d हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। इसके कारण चार्ज कितना हो जाएगा, dq, इसका चार्ज कितना है dq, और डिस्टेंस कितना है √x² प्लस a², ठीक है। तो √x² प्लस a² का स्क्वायर, ये लीजिए, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस dq चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। तो चलिए एक्सक्यूज मी, तो अब आगे देखते हैं यहां पर। तो अब आप देख सकते हैं दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इस तरीके से आ रहे हैं। तो ऐसा साफ साफ लग रहा है कि इनके हो सकता है कि इसका कोई कंपोनेंट इसके किसी कंपोनेंट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने वेक्टर में आपको तरीका बताया था ये कि या तो इनका वेक्टर सम कर लो, ठीक है, या फिर क्या करो, इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, राइट। तो चलिए करते हैं। यहां पे ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये भी थीटा, और ये भी थीटा। क्यों, मैं बता चुका हूं इसको पहले कई बार। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, देखो सेंटर से मिल रहा है, ये a, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। इसको मैं कई दफा बता चुका हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद रखा करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या आ गया, d cos थीटा, ठीक है। इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या आ गया, d sin थीटा, क्लियर। अब इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, d cos थीटा, पर मैं उसको लिख नहीं रहा हूं यहां पर, उसका कारण मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये d cos थीटा आएगा इधर ही, और दूसरा कंपोनेंट इसका नीचे आएगा, कितना, d sin थीटा, क्लियर। अब आप एक बात देखिए, ये कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है, कैंसिल, ठीक है। तो अब आप बताओ इस dq चार्ज के कारण, जो पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया है सॉरी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इसके कारण इधर दिख रहा था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसका एक कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसके कंपोनेंट से क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो इसके कारण यहां पर क्या है, d cos थीटा, इसके कारण भी यहां पर क्या है, d cos थीटा, ठीक है। तो अब आप रिंग पर कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे आपने अभी मान लो हमने ये लिए थे, ठीक है। अगर हम ऐसे ले लें तो इसका भी d sin थीटा इसके d sin थीटा से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। जैसे यहां पर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट है, ठीक है, चार्ज एलिमेंट जो हमने माना है,
उन दोनों एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर दे रहे हैं। यही काम रिंग पर कोई भी एलिमेंट ले लो, यहां लोगे तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट जो होगा यहां वाला कैंसिल करेगा, ठीक है। तो यानी कि हर एलिमेंट एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट, इनको जो यहां वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं, इनको कैंसिल करेंगे। तो सब जितने भी चार्ज एलिमेंट है सबके कारण फील्ड किधर आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। कितना आ रहा है, डी कॉस थीटा। कितना आएगा, डी कॉस थीटा। दोबारा इस बात को मेरी ध्यान से सुनिए कि जब रिंग में आपने यहां पर एक एलिमेंट लिया, इसके कारण फील्ड लगा ऐसे जा रहा है, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो दो कंपोनेंट हुए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्लियर। और इसी तरह इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से क्या हुआ, फील्ड ऐसे गया, राइट। उसका फील्ड जो ऊपर की तरफ गया, एक ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट आया, एक हॉरिजॉन्टल आया, तो इसका ऊपर वाला वर्टिकल और इसके वाला वर्टिकल एक दूसरे को अपोजिट हो गए तो कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण भी डी कॉस थीटा, इसके कारण भी डी कॉस थीटा। अगर मैं एक एलिमेंट यहां लूंगा तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट को इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो जितने भी डी क्यू एलिमेंट होंगे इस रिंग में, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जो वेक्टर वाला काम था हमने खत्म कर दिया, क्योंकि सबके कारण एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, किधर, डी कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं आपने यहाँ पे डी कॉस थीटा लिखा, इसके कारण भी डी कॉस थीटा, तो आपने 2d कॉस थीटा क्यों नहीं किया, ठीक है। जैसे हम लोग ये क्यू चार्ज लिया, ये माइनस क्यू चार्ज लिया, आपको याद हो इस तरीके से, तो इसके कारण फील्ड इधर आया था, इसके कारण इधर आया था। जब पॉइंट चार्ज हमने लिए थे तो हमने इसका एक कंपोनेंट इधर आया था, एक इधर आया था, इसका एक इधर आया था और एक नीचे आया था, तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को कैंसिल करा था, इन दोनों को जोड़ दिया था। पर यहाँ पे केवल दो चार्ज थे, इसे सीधा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा, इन दोनों को जोड़ दिया था। यहां पर मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन में अगर मैंने डबल जोड़ दिया ना इनको, तो डबल निकल आएगा, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन का सिंबल यहां लगाता हूं तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये कहता है कि इसके कारण जो फील्ड है वो डी कॉस थीटा है। तो जितने डी कॉस थीटा यानी कि जितने एलिमेंट इसमें डी क्यू एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उन सबके डी कॉस थीटा अपने आप जुड़ जाएंगे। अगर आप डबल करोगे तो दो बार जुड़ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जहां इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है उनको सम अप करना है हमने, ठीक है। तो अगर दो लेंगे तो दो बार आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज होते, ठीक है, मान लो ये होता डी क्यू, सिर्फ ये चार्ज होते, ये मान लो ये होता, तब आप इनके फील्ड अगर एक डायरेक्शन में आते तो जोड़ सकते थे। लेकिन जब आप डिफरेंशियल फॉर्म में ले रहे हैं, तब जब आप इंटीग्रेशन की टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तब इनको जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ एक चार्ज एलिमेंट के कारण फील्ड लोगे। तो मैंने इस एक चार्ज एलिमेंट के कारण फील्ड कितना लिया, डी कॉस थीटा। जैसे मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो जितने भी इसमें ऐसे चार्ज पॉसिबल हैं उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जुड़ जाएंगे, और सबका क्या आ रहा है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ई नेट अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे ये वाला पार्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले सिमेट्री वगैरह देख लेते हैं और इस वेक्टर का काम खत्म कर लेते हैं। कौन सा कंपोनेंट किससे कैंसिल हो सकता है, जुड़ सकता है, जो भी पॉसिबल है वो सब कर लेते हैं, और ज़्यादा सिमेट्रिकल फिगर ही हमें मिलते हैं। तो हम लोग उन फिगर्स में ये वेक्टर वाला काम खत्म कर लेते हैं। फिर ऐसे कुछ स्केलर बचता है, ठीक है, एक ना इस तरह जैसे डी कॉस थीटा बचा, बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको काम एक ही करना है। कॉन्टिन्यूस बॉडी जब भी आपको मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिन बॉडीज पे ऑब्जेक्ट पर, आपने क्या करना है, पहले एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेना है, क्योंकि अपने दिमाग में फीड कर लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज केवल पॉइंट चार्ज के बारे में है, और पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, तो मुझे पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। तो वो पॉइंट चार्ज क्या होता है, मैं इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, इस कॉन्टिन्यूसली चार्ज जो बॉडी हमें दी हुई है, फिर उसके कारण जो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो लगाता हूँ, फिर अपना सिमेट्री देखता हूँ, सिमेट्री से मेरा वेक्टर वाला काम खत्म हो जाता है। फिर एक एलिमेंट के कारण मैंने फील्ड निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो सबके कारण आ गया, ठीक है। तो ई नेट कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, ठीक है। और हर बॉडी में यही करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत उनके डायग्राम में अंतर हो सकता है पर बेसिक नहीं बदलना। आप देखो जितने भी क्वेश्चन करेंगे
तो ये हो गया डी cos थीटा। अब डी की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है। अब cos थीटा, चलो ये ट्रायंगल देख लो, ये बेस x और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जिससे हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, अब यहां पे देखो x भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन भाई किसका होना है, जिसका d लगा हुआ है डी क्यू का, ठीक है। तो ये डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा, तो डी क्यू क्या हो सकता है, 0 से लेके कितना है पूरी रिंग का चार्ज टोटल, ठीक है, कैपिटल क्यू, राइट। तो जब डी क्यू पूरी रिंग का जोड़ दोगे तो क्या आएगा कैपिटल क्यू, तो 0 से कैपिटल क्यू तक, ठीक है ना। x का इंटीग्रेशन, क्योंकि x कांस्टेंट है, एक्सिस से डिस्टेंस, सेंटर से जो एक्सिस का डिस्टेंस है वो सेम है, कांस्टेंट रहेगा, और ये रेडियस ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट होता ही है, तो डी क्यू इंटीग्रेट होगा, डी क्यू इंटीग्रेट होके क्या आएगा भाई, ठीक है। जब आप डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल क्यू, 0 से क्यू, लिमिट रखोगे तो क्या आएगा क्यू, ठीक है। तो मैं यहां रख देता हूं सीधा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और अलोंग दी एक्सिस, किस पर, अलोंग दी एक्सिस। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे आ रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये जो फील्ड इधर गया है ये ऐसे आता, इसके कारण फील्ड बाहर की बजाय इधर आता, वर्टिकल कंपोनेंट तब भी कैंसिल होते, लेकिन ये डी cos थीटा अंदर की तरफ होता। तो अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज होती, ठीक है, तो ये सेंटर की तरफ आता फील्ड, पर अभी पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे जा रहा है, ठीक है। तो रिंग के कारण यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका है इस पर चार्ज, और ये ए रेडियस है, तो एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया रिंग के कारण, सिंपल क्या लिखेंगे आप, ये काम आएगा आपको, ई रिंग कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्सिस एक्स, इसका डिस्टेंस, और ये जो यहां से यहां तक का सेपरेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद भी रखेंगे आप, राइट। क्यों याद रखा रहा हूं मैं, सवाल है कि सिखा दिया, याद करने को क्यों बोल रहा हूं। देखिए याद करें या मतलब हैबिट बना लें इसको, अगर आपको डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्क, तो वहां एलिमेंट रिंग लिए जाते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं वहां पर, तो आप ही का फायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एक कर्व बताते हैं, उस कर्व को ध्यान रखिए, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, मान लो ये एफ एक्स दिया है, एफ एक्स समझते हैं ना, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, तो y लिख लो चाहे एफ एक्स लिख लो। अगर ये कहीं पर आ जाता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसकी शेप याद रखो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ड्रॉ करने निकल जाओगे, इतना समय नहीं होता आपके पास। ये देखो, ये मैं पहले ऐसे बना देता हूं, इस तरीके से, ये मिलना नहीं चाहिए इससे, ये वाई एक्सिस,
ठीक है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर इस ग्राफ में अब एक पार्ट आता है नीचे की तरफ, बिल्कुल सेम, इसको 180 डिग्री घुमा दो ऐसे तो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे कुछ, यानी कि जैसा ऊपर आया ऐसे नीचे आएगा। हो सकता है ये बड़ा ये छोटा दिख रहा हो, बट एक्चुअली में साइज इनका बराबर ही है, थोड़ा मेरे जरा बनाने में वो हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पैरेलल जा रहा है ऐसे ही पैरेलल जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे जो ब्रांच है ना, इसका बेसिक यहां पर क्या है, सिंपल सा, कि ये आपका जो है ये इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगा, इसके क्या चलेगा, पैरेलल। और यहां पर आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये रफ शेप याद रखनी है आपने, कई बार ग्राफिकल प्रॉब्लम भी आती है। ये एक्स की वो वैल्यू है जिस पर वाई मैक्सिमम है। ठीक है, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, सेम, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, यहां पर ये वाई मैक्सिमम है। ठीक है, ये यहां पर नीचे की साइड, चाहे इसे मिनिमम बोल लो आप, या अपोजिट साइड में मैक्सिमम है। अब इस ग्राफ का आप एक पार्ट तो ध्यान रख सकते हैं ऐसे, दूसरा पार्ट कैसे ध्यान रखेंगे ये मैं आपको सिखाता हूं। आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इवन और ऑड फंक्शन का। ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत आसान। इसे अब ये मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं, देखिए आपको ये ग्राफ ध्यान रहेगा फिर। ठीक है, क्योंकि इसको बनाना तो आपके लिए इतना आसान नहीं है कि आप वहां पे एग्जाम में बनाना शुरू कर दें, लेकिन इसको आप ध्यान रख सकते हैं कैसे कि इसका ग्राफ ऐसे आता है, फिर 180 डिग्री इसको ऐसे घुमा दो तो ऐसे ये दूसरा पार्ट बन जाता है इसका। ठीक है, ये बड़ा छोटा बेटा ये सेम साइज है, ये सिर्फ बोर्ड पे बनने में ऐसा हो गया, राइट। जो साइज इसका है वो साइज इसका है, पर यह है कि नीचे हाथ थोड़ा ज्यादा स्मूथ चल गया, राइट। तो पहले तो ध्यान रखना बराबर है ये। तो आप देखिए कैसे याद रखोगे, बड़ा आसान तरीका है। इफ f of minus x equals to fx, then fx is an even function। इसको वैसे भी याद रखो, ग्राफिकल उसमें काम आएगा कि अगर f of minus x fx के इक्वल होता है तो fx एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं और इसका क्या यूज है यहां पर। जैसे fx दिया है मुझे x स्क्वायर, क्लियर। अब मैं इस x को रिप्लेस कर देता हूं माइनस एक्स से, तो जाहिर सी बात है यहां x को भी रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से। अब देखो ऐसा नहीं कि यहां माइनस लगा दो बाहर, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया है, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है भाई, ये तो हमने fx लिया है, तो ये fx आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया आपका, fx के इक्वल हो गया। तो कैसा फंक्शन हुआ, इवन। अब हम देखो इवन फंक्शन में क्या होता है, ये पैराबोलिक कर्व है, ये देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर का कर्व है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि इसको आप उठा के यहां से 180 डिग्री ऐसे यूं कर दो, ये इसके ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा ऐसे। इसको यूं खोलोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसको उठा के यूं कर दोगे तो इस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, हालांकि इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैथ्स की क्लास हो जाएगी यहाँ पर फिर। तो हमें सिर्फ आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ में सिमेट्री समझानी है। ठीक है, और ये बहुत जगह काम करेगा आपके लिए। तो अगर कोई फंक्शन इवन होता है तो वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये बात हमें यहां से पता लगी, राइट। सो दिस इफ fx इज एन इवन फंक्शन देन दिस विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी बात, इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx, ठीक है, देन fx इज एन ऑड फंक्शन। तो fx क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं।
fx लेते हैं एक्स क्यूब। अब आप ऑड और इवन ना इनकी पावर से मत कोशिश करना, ये तरीका होता है ऑड और इवन चेक करने का, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कभी पावर में लग जाओगी, इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर की नहीं, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की बात हो रही है, और इनसे में सिमेट्री पता लगती है क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, अब मैं इसको रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स से, तो इसको भी रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से, क्यूब कर दिया। माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा भाई, माइनस एक्स क्यूब। अब ये इतना क्या है, एफ एक्स, तो ये क्या आ गया बाहर माइनस, और ये क्या हो गया एफ एक्स। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड। ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जो है यहां बनाता हूं, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। जैसे इवन फंक्शन में वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, पूरी वाई एक्सिस के अबाउट जा, ठीक है, यानी कि इसको मिरर मानो वाई एक्सिस को, इसकी इमेज ये होगी दूसरा पार्ट इसका, ठीक है। तो आपका इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं और ऑड फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं। अब अपोजिट क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट का होता है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड या थर्ड का फर्स्ट, ये अपोजिट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट का जो सेकंड है वो एडजेसेंट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट का फोर्थ भी एडजेसेंट है, थर्ड का सेकंड भी एडजेसेंट है और फोर्थ भी एडजेसेंट है, तो ऐसे क्रॉस जाना। और सेकंड का अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ। तो फर्स्ट का अपोजिट क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है, सेकंड का अपोजिट क्वाड्रेंट फोर्थ, और ये साइड में क्या है एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर अब ऑड फंक्शन है तो आप क्या करें, आप जो है 180 डिग्री इसको ऐसे मानकर इस कर्व को 180 डिग्री ऐसे रोटेट करा दें, इसको 180 डिग्री, तो ये अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो देखो इसका ये पार्ट ऐसे आता है, ठीक है, तो ये पूरा एक्स क्यूब का कर्व हुआ, यानी कि आपने क्या करना है, इसको ऐसे घुमा देना है 180 डिग्री ऐसे, ठीक है। अगर आप इसको 180 डिग्री घुमाओगे अपोजिट में, फर्स्ट की तरफ जाना है ये, ठीक है, तो आप इसे घुमाओगे तो ये यहां आ जाएगा, राइट। तो चाहे इसको घुमा लो चाहे इसको घुमा लो, तो ऑड फंक्शन अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये ऐसे तो ऐसे पहुंच गया। अगर मान लो इधर होता तो क्या करता, फिर इधर से घूम के नीचे की तरफ आ जाता। तो सेकंड का फोर्थ होता है, फर्स्ट का थर्ड होता है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। अब यहां पर इसको देखते हैं, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऐसे वेरिएशन पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको समझ लीजिए। ये भी ऑड फंक्शन है, कैसे, चलिए हम इसको यहां पर बता देते हैं आपको। देखिए अगर आप f ऑफ माइनस एक्स यहां पर रखें तो ये माइनस एक्स, नीचे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये माइनस एक्स, ये माइनस है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये माइनस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब ये देखो ये क्या हुआ पूरा एफ एक्स, तो ये माइनस बच गया, ये माइनस एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो क्या होगा, ये 180 डिग्री, ये वाला कर पूरा 180 डिग्री घुमा दो, ऐसे आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा जो साइज इसका है वही इसका है, ये मेरे बनाने में छोटा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि ऑड फंक्शन होता है भाई, क्योंकि मैंने बात कही थी रट्टा नहीं मारना है। अब आप फिजिक्स के उसमें ये भी नहीं कर सकते इस ग्राफ को ड्रॉ करने बैठ जाओ, बहुत टाइम लग जाएगा वो तो, ठीक है। मैथ्स में वाले तो ड्रॉ कर सकते हैं अपने शौक के लिए, उनको भी वैसे ध्यान ही रखना है, ठीक है। शेप ध्यान रखनी है, हमारे हर ग्राफ को ड्रॉ थोड़ी करने बैठते हैं, शेप्स ध्यान रखनी है। तो इसकी शेप कैसे ध्यान रखोगे, ऐसे कि ये कर यूं और
नीचे की तरफ भी यूं होता है ये कर्व, ठीक है। अब एक बात देखो, ये इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम जा रहा है, इस पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जा रहा है, जिसे आप मिनिमम भी बोल सकते हो, राइट। और दोनों एक जैसे हैं, बस इसको 180 डिग्री घुमा दो, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इससे आपको बहुत जगह फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको बताते हैं कि ये पॉइंट कौन से होंगे मैक्सिमम और मिनिमम के, ठीक है। तो बच्चों ये लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कर रहे हैं। एक पार्ट इसका ये हो गया, दूसरे पार्ट में इसी को लेके और डिस्कशन करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा जितने भी कॉन्टिन्यूस बॉडीज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो भी सिखाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफिकल प्रॉब्लम भी करना सिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी इसमें आएगा, उसको सेकेंड लेक्चर को भी देखिए, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो थर्ड लेक्चर भी लेंगे और ये पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।